अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम कर दिया है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में यह फैसला 23 जनवरी को महफूज किया था। आज जब उन्होंने ये फैसला सुनाया तो उस फैसले में ये लिखा गया कि उनकी बरतरफी गलत थी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को जो हक था यानी जिरा का जो शहादतें रिकॉर्ड की जानी थी वो नहीं की गई और उनकी जो है वो नेकनामी भी नहीं हुई। इस केस में उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि उनको बहाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब को रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा और तमाम तर जो मरात और पेंशन हैं उसके अब वो अहल होंगे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ने एक तहलका खेज़ जिसे कहते हैं स्पीच की थी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, और ये स्पीच उन्होंने की थी जुलाई 2018 21 जुलाई को उन्होंने ये की थी, जिसमें उस वक्त उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जो कोर्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है उस वक्त की इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जानिब से। और इसके बाद कई और इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए। इस इल्ज़ामात के बाद हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से एक रेफरेंस फाइल किया गया था जिसमें उन्हें जो है वो मुर्तकिब पाया गया कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की, मिसकंडक्ट किया और फिर इस तरह से उन्हें बरतरफ किया गया। ऑलमोस्ट 6 साल गुजर जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड किए जाएंगे और तमाम तरमरात और पेंशन के अहल होंगे। आज इन फोकस है जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब, साबिक जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शौकत सिद्दीकी साहब, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज के जो फैसला आया बड़ा तफसीली फैसला है जिसमें बड़ी बातें लिखी गई हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हालिया जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से भी जो है वो कहा गया है कि उनको शहादतें जो है वो रिकॉर्ड की दी गई और फिर वो जरा भी हुई, लेकिन आपके केस में ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। आज के फैसले से आप मुतमईन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी और मेरी फैमिली की जो एक तकरीबन 7 साल पर एक मबनी एग्नी का पीरियड था उसको ख़त्म किया। मैं बहुत मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट के तमाम फाजिल जज साहिबान का जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, और मैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी का, अपनी फैमिली का, अपने मीडिया के पर्सनस के जिसमें आप भी शामिल हैं उनका, और बाकी जितने भी सिविल सोसाइटी का या इंटेलिजेंसिया ऑफ द कंट्री है, सबका मैं बहुत मशकूर हूँ। अबव ऑल मैं अपने वकील जनाब हामिद खान साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ और एहसानमंद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ये जो फैसला है मैं इसको समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के फजल से ये फैसला हुआ है, और हम जैसे लोगों की जो इल्तिजा है या मिन्नत तरला है वो स्वाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं होता। मैं अपने आप के फैसले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह मुतमईन हूँ। आप समझते हैं कि हार हुई है उन लोगों की जिन पे आपने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो मैनिपुलेट कर रहे थे अदालतों को उस वक्त? देखिए नादिया, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उन लोगों की हार नहीं हुई जो उस वक्त ये सारा कुछ मैनिपुलेट कर रहे थे, बल्कि उस वक्त जो जुडिशरी थी और जो इस इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, ये इनका एक जो तालमेल चल रहा था, एक कोलैबोरेशन चल रही थी, एक ही मोटिव के तहत सारे काम कर रहे थे, उनकी भी हार हुई है। और जिन्होंने सारी जिंदगी लॉ के प्रोफेशन में गुजारी हो, 20-22 साल बतौर जज काम किया हो, और उनको ये भी ना पता हो कि जो बुनियादी इंसाफ के तकाजे हैं वो क्या है, उन्होंने उससे मुझे महरूम किया और उनके अपने मोटिव्स थे, उनकी भी शिकस्त हुई है। और उस वक्त की जो टॉप एशलान थी जुडिशरी की और चाहे वो आर्मी की थी, दोनों की शिकस्त हुई है। अच्छा, दोनों की शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन वो जो इल्ज़ामात आपने आयद किए थे आपने तो भुगत लिए। आपने कहा 7 साल आपने, आपकी फैमिली ने जिस एगनी में गुजारा, और बिलाखिर जाहिर है आज जब फैसला आया तब आपको रिटायर्ड, आपका वो वक्त भी जो है जो गोल्डन पीरियड है वो भी चला गया। लेकिन इन इल्ज़ामात का क्या होगा?
क्या आप नहीं समझते कि इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आपके इल्ज़ामात को साबित किया जाए, यानी आप उन्हें साबित करें और फिर जिनको सज़ा मिलनी है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए? नादिया, मैं तो डे वन से जब मैंने 21 जुलाई 2018 को तकरीर की और 22 जुलाई 2018 को मैंने उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब को खत लिखा था जी कि मैंने ये जो बातें की हैं इस पर आपका एक रद्द अमल आया है, आप ऐसे करें, जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें जो मेरे इल्जामात की वेरासिटी को चेक करे। मेरा तो थ्रू आउट स्टांस यही रहा है कि जी कि आप मेरे इल्जामात की अगर झूठे हैं तो फिर आप मुझे डी चौक में भले फांसी दे दें, लेकिन अगर मेरे इल्जामात सच्चे हैं तो मुझे ये तो कम से कम बताया जाए कि उन मैन इन यूनिफॉर्म के हवाले से क्या होगा जो ये सब कुछ कर रहे थे। ऑब्वियसली इस तरफ कोई भी नहीं गया और आज मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि उस चीज को ऑलमोस्ट गुजरे हुए 5.25 साल हो गए हैं और किसी जगह पे ये नहीं इनिशिएटिव लिया गया। और वैसे अगर गवर्नमेंट चाहती तो गवर्नमेंट भी कोई इस हवाले से कोई जुडिशल कमीशन का ऑर्डर कर सकती थी। ये जरूरी नहीं है कि इसके हवाले से जुडिशरी ऑर्डर करे, लेकिन जाहिर है हकीकत सबको पता है, इसलिए कोई भी जी कोई भी जो है वो उस तरफ जाना पसंद नहीं करता। कोई जाना पसंद नहीं करता। तो फिर आज देखिए, हर जजमेंट जब आती है तो फिर एक प्रेसिडेंट भी सेट हो जाता है। ये पहली मर्तबा हो रहा है एटलीस्ट, और बल्कि दूसरी मर्तबा कहूँगी, क्योंकि इससे कबल भुट्टो केस के हवाले से भी जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच हुआ और उसने जो फैसला दिया कि उनको भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, इसका मतलब बारहा अदलिया को मैनिपुलेट किया गया है। आज की इस अदलिया को अगर आप देखते हैं तो आप समझते हैं कि ये जो तालमेल जिसका आपने जिक्र किया कि मेन इन यूनिफॉर्म एंड द जुडिशरी, ये मामलात ख़त्म हुए हैं, कम हुए हैं, या नहीं वैसे के वैसे ही हैं? नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि ये मामलात में बहुत हद तक कमी आई है और इस हवाले से जो जुडिशरी है वो अपना थोड़ी इंडिपेंडेंस को जो है वो शो भी कर रही है और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसले भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इवन सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले इस हवाले से जो हैं वो इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जी के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सही। व्हेन यू लुक बैक शौकत सिद्दीकी साहब, जाहिर है कि वो 21 जुलाई 2018 की स्पीच, कई लोगों ने जो आपसे काफ़ी करीब हैं वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। शौकत सिद्दीकी साहब तो खुद कुल्हाड़ी पर ही गिर गए। कोई रिग्रेट है आपको कि काश आप ये ना करते तो कम से कम आपका जो वो पूरा टेन्योर था, ये 5.25 साल या 6 साल का, वो आराम से गुजर जाता? देखिए, मैं एक तो पहली बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि 26 नवंबर 2018 को मैंने चीफ जस्टिस बनना था और अभी मैं जाहिर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होता, क्योंकि जनाब अतर मिनल्ला साहब मुझसे 3 साल जूनियर हैं। ठीक है, अच्छा, अब रहेगी बात रिग्रेट की। आप यकीन करें मुझे किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। मैं एक विसल ब्लोअर की हैसियत से और एक ऐसे फर्द की हैसियत से कि जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपना शरीक जुर्म होने का इकरार करे और उस वक्त रिग्रेट करे, मैं उन लोगों में शामिल नहीं होना चाह रहा था कि शरीक जुर्म होकर फिर आप अपनी सफाई में किताबें लिखें और या इंटरव्यू देते फिरें। मैंने ये मैं बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस को मैंने बिल्कुल गेज करके और मुझे बल्कि इससे भी ज्यादा मैं तो समझ रहा था कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है जिस तरह के उस वक्त के हालात थे। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज सुरखरू हो गया हूँ और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बड़े ओहदे पर जाकर रिटायर हों फिर आप इज़्ज़त पाएँ। मैं ना जाकर भी अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे इज़्ज़त से नवाजा, जिस तरह आवाम की मोहब्बत, लोगों का प्यार और मुझे अपनी फ्रेटर्निटी से जितना अच्छा रिस्पेक्ट मिली, मेरे लिए ये हर लिहाज से एक ठीक फैसला मैं इसको समझता हूँ। अच्छा, शौकत सिद्दीकी साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे आपने कहा कि जाहिर है आपकी जान को ख़तरा भी लाहक था और ये तमाम तर मामलात आपने गेज करके और फिर आपने ज़ाहिर एक विसल ब्लोअर के तौर पर आपने ये चीज़ें सामने लेकर आए कि किस तरह से इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो है वो अदालत को मैनिपुलेट करते हैं और ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है
क्योंकि जो सियासत में मदाखलत है उसका तो पाकिस्तान की एक पूरी तारीख़ है, सियासी तारीख़ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जिस तरह से आज सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने भी एक बयान दिया जिसके बाद वो कह रहे हैं कि उनको थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं, क्या इस पूरे पीरियड में आपको भी किसी किस्म के कोई थ्रेट्स मौसूल हुए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? नहीं जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो इस एपिसोड के बाद थ्रेड्स तो इस तरह के मुझे नहीं महसूस हुए, लेकिन मुझे इस तरह जरूर महसूस होता था जिस तरह हमारे पे अरसा हयात तंग कर दिया गया हो। हमारे लिए बहुत तरह की मुश्किलात खड़ी हुई, मेरे बच्चों के हवाले से मुश्किलात खड़ी हुई, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, लेकिन मुझे डायरेक्टली कोई थ्रेट नहीं हुआ। सर, आप ये कह रहे हैं कि आज का अब की जो अदलिया है उसमें बड़ी बेहतरी आई है। जिस तालमेल का जिक्र आपने किया 2018 में, उस किस्म का अब नज़र नहीं आता। लेकिन आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक जो कि ऑपोजिशन में बैठी है, तहरीक इंसाफ, वो ये समझते हैं कि अब भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस और पावर कॉरिडोर्स के ईमा पर ये बनाए जा रहे हैं, पावर्स दैट बी। इसके हवाले से आपके क्या तासुरात होंगे? देखिए, मैं एक तो ये है कि मैं एक खुद अगर एक सिचुएशन में मौजूद हूँ और जिसको मैं खुद देख रहा हूँ, उस पे मेरी राय और होगी। जाहिर है मैं अब उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं खुद चीज़ों को देख सकूँ। एक ओवरऑल ज़रूर चीज़ है, तो ये बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि हमारा जो मुल्की माहौल है ना, जो 75 साल से हम जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, वो है रोल ओवर रोल बैक, रोल ओवर रोल बैक। अभी जाहिर है जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को खड़ा किया था, उसके हवाले से जितनी चीज़ें मैनिपुलेट की गई थी, अभी शायद उसी प्रोजेक्ट को खड़ा करने वाले उसको रोल बैक कर रहे हैं। उसके रोल बैक के नतीजे में यकीनन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी, और अपेरेंटली कुछ लगता भी है कि जो उसी दौर की याद ताज़ा करती हैं जिस दौर में मैं बतौर जज चीज़ों को विटनेस कर रहा था। सही। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सियासतदानों के लिए कहा जाता है, शौकत सिद्दीकी साहब, कि वो बरसरे इक़्तिदार आने के लिए गेट नंबर 4 की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि शायद वहीं से जब एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो इक़्तिदार में आएंगे। जुडिशरी के हवाले से, क्योंकि आपने कहा कि 50% उस वक्त की जुडिशरी भी मुलव्वस थी इन ऑल ऑफ दिस, वो क्यों स्टैंड नहीं लेती? जुडिशरी के ऊपर किस किस्म का ऐसा प्रेशर होता है कि वो they don't stand by the law or with the constitution? अब देखिए, मैन टू मैन वेरी करता है, और जाहिर है हर बंदा जो है वो उसके अंदर इतनी करेज नहीं होती कि वो जो एक माइट है एक अदारे की, उसके अगेंस्ट खड़े हों, और उसके जाहिर है एक वो एप्रीहेंड करते हैं बहुत सी चीज़ों को, और फिर अपनी कमजोरियां भी होती हैं। कंप्रोमाइज्ड किस्म की चीज़ें जो हैं वो लोगों की मौजूद होती हैं, और जिसके नतीजे में वो एक जो अल्लाह ताला एक ऑनेस्टी के साथ इंटेग्रिटी वाले बंदे को एक जो मॉरल अथॉरिटी देता है, तो वो उनके पास नहीं होती, जिसके नतीजे में वो फिर कंप्रोमाइज नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब, रिटायर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज 5.25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया उससे मुतमईन भी हैं, और कहते हैं कि वो जो है अपने इस मौक़िफ़ में सुरखरू भी हुए हैं। अलबत्ता इस तमाम तर फैसले के बाद, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब ने भी फरमाया कि जिन पर उन्होंने ये संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे, वो चाहते हैं कि इन इल्ज़ामात को वो साबित भी करें, और फिर जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं जाहिर है कि उनको भी कटहरे में लाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब। ज़रा पूछते हैं, जो साइफर बयानिए के हवाले से डोनाल्ड लू साहब ने टेस्टिमनी दी है, उसके बाद इस बयानिए में अब कितनी जान बाकी है? वेलकम बैक। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी, और उसके बाद उन्होंने साइफर बयानिए को फॉल्सूड यानी झूठ पर मबनी करार दिया है। इस सब के बाद पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जिसकी पूरी सियासत जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इस साइफर के हवाले से ही थी कि साइफर एक साजिश था और इमरान खान की हुकूमत को साजिश से हटाया गया। ये पूरा बयानिया इस वक्त
एक तरह से पाश पाश होता नजर आया है। हमारे साथ हैं शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ से। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोगों ने IMF को ख़त लिखा, कहा कि मौजूदा हुकूमत जिस किस्म की है या जो इंतखाबी नताइज हैं जिस पर आप समझते हैं कि मुबैना धांधली हुई है, और वो कर्ज के हवाले से जो ख़त लिखा वो भी काम ना आया। डोनाल्ड लू साहब की टेस्टिमनी भी करवा दी, वो भी काम नहीं आई। इंतखाबी नताइज के हवाले से जो उन्होंने बयान किया डोनाल्ड लू साहब ने, वो भी काम नहीं आया। सो लिहाजा मुझे ये बताइएगा कि अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या बचा? ये साइफर बयानिया तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है अब इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमने कोई अमेरिका में जाके नहीं बसना है कि डोनाल्ड लू जो कहेगा हम उसके ताबे होंगे और उसके वो। हमें डोनाल्ड लू से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो चीज़ है वो पाकिस्तान में जो अगर धांधली हुई है तो पूरे पाकिस्तान को पता है। हमने यहीं पे इलेक्शन लड़ना है, इसी आवाम ने हमें वोट देना है, इसी आवाम ने हमें वोट दिया है, उनको पता है कि क्या हुआ है। तो हमें इतने दूर जाके अमेरिका को मुतमईन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक IMF को ख़त लिखने की का ताल्लुक है, तो देखिए ये इस तरह नहीं है कि हम कोई उनको मना करते रहे कि जब पैसा ना दे पाकिस्तान को या उनके साथ कोई मायदा ना करे। मायदा तो हमारे दौर में हुआ था। हम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि जब हम इलेक्शन से पहले जब वो आए थे, इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने कहा कि जब गारंटी करें हमें, तो उस पर ये बात की थी कि जी हम गारंटी तो करते हैं, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन हो, आप उसको सपोर्ट करें। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो उनको एक याद दहानी के लिए हमने ख़त ज़रूर लिखा है, लेकिन हमारा ये हरगिज़ मतलब नहीं था, ना उनको मना किया गया कि जब पैसे ना दें पाकिस्तान को या क्या। ये ज़रूर कहा है कि आप जो कर्जा दे रहे हैं प्लीज़ उसको मॉनिटर करें, इसलिए कि वो कर्जा पाकिस्तान के अवाम पे लगना चाहिए जिनके नाम पे लिया जा रहा है। सही। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी है कि साइफर अगर वो कहते हैं कि नहीं है, जब नहीं है तो फिर इमरान खान के खिलाफ केस किस चीज़ का है? फिर तो उनको बाहर आ जाना चाहिए। अगर है तो हम तो समझते हैं अगर मुदाखलत क्या होती है। आप मुझे बताएं, मेरे घर में कोई बात करे, मेरे घर के हवाले से बात करे, मैं कहूँ कि जी ये तो वो है, साजिश नहीं है, मुदाखलत है। भाई काम क्या है उसका? मुदाखलत तो साजिश में क्या फ़र्क है? एक बंदा जो दूसरे के घर में उंगलियां मारता है, हाथ मारता है, तो वो तो फिर साजिश कहो या मुदाखलत कहो, कुछ भी कहो। तो ये क्या बात हुई कि जी वो 2013 के और 2018 के, और फिर ये जो कमीशन के हवाले से जो 2013 कमीशन ने कहा कि जी धांधली तो नहीं हुई मुनज़्ज़म, लेकिन बेकायदे क्या हुई है। तो ये बेकायदगी क्या होती है? तो शौकत यूसुफजई साहब, इस सब के बाद यानी डोनाल्ड लू साहब की टेस्टिमनी के बाद भी आज भी तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पे कायम है। आप समझते हैं कि मदाखलत हुई अमेरिका की जानिब से, जिसके नतीजे में आपकी हुकूमत को ज़बरदस्ती घर भेजा गया एक साजिश के तहत? देखिए आप ये बताएं मुझे कि ये जो उसका इजलास हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था और जो कैबिनेट का इजलास हुआ था, उसमें क्या हुआ? क्या उसमें हुआ? क्या उसमें उस रिकॉर्ड वो सारा कुछ उसके सामने पेश नहीं हुआ? उसी से तो सारा मामला बना है। ये लोग कहते रहे कि नहीं है। आपको याद है कि यही जो आज हुक्मरान है, ये कहते थे कि कोई साइफर माफिर नहीं है। अच्छा, जब साइफर नहीं है तो फिर मुकदमा बना लिया इमरान खान के ऊपर। आज भी कह रहे हैं कि साइफर नहीं है, फिर भी मुकदमा बनाया इमरान खान के ऊपर। तो देखिए ये तो खुद फंस रहे हैं। ये जो मुस्लिम लीग का और इनका ये काम है कि बदकिस्मती से इनको अंग्रेजी की थोड़ी कम समझ आती है ना, तो ये पहले बटाइयाँ तकसीम करते हैं, बाद में पता चलता है कि ओहो अब जब नहीं है तो फिर इमरान खान को रिहा कर दो, बात खत्म हो गई। अच्छा, तो अब ये क्या बात हुई? अच्छा, साइफर ने उसको गिरफ्तार भी किया है, उसको सजा भी मिल रही है, और इधर कहना नहीं साइफर नहीं है, झूठ है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो मुस्तकिल मौजूदा हुकूमत को आप लोग फॉर्म 47 की पैदावार कह रहे हैं, आपके भी इल्म में है कि जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग हो रही है, जैसे आज NA 154 का जो नतीजा सामने आया, वो रिकाउंटिंग के बाद नून लीग को वो सीट चली गई। इसी तरह एक सीट थी NA 81 की, वहाँ पर जब रिकाउंटिंग हुई तो वो भी नून लीग को चली गई। तो ये बयानिया जो आपका है, जो आप लोग अग्रीव्ड पार्टी हैं, आप कहते हैं कि मुबैना धांधली हुई है और अक्रॉस पाकिस्तान हुई है, लेकिन जब रिकाउंटिंग होती है तो वो PMLN के पास चली जाती हैं सीट्स। देखें, A to Z जो भी हमला है वो इस वक्त ताबे है उनके, और जो वो मर्जी है वो कर रहे हैं। और ये तो नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा मुतमईन करने के लिए कि आप इतना डिसहार्ट ना हो, और हम कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो देखिए ये भी पीपल्स पार्टी और MQM तो चलो खैर है, वो तो उनके इशारों के बगैर तो चल ही नहीं सकती है, लेकिन
पीपल्स पार्टी का तो कोई इतबार नहीं है ना कि वो कितने हद तक इस हुकूमत के साथ चलेगी, क्योंकि जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, इन हालात में क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अपना सियासी कैरियर खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगी कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर अपना कैरियर भी खत्म कर दे? क्योंकि आगे इस हुकूमत ने चलना तो नहीं है। ये जो बड़े बड़े फैसले करने हैं, क्या ये जो फ्रेजाइल किस्म की गवर्नमेंट बनी है, ये इतने बड़े फैसले कर सकेगी? क्या ये आवाम का रद्द-ए-अमल को फेस कर सकेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अभी आपने बिजली महंगी करनी है, बिजली महंगी होगी तो आपके कारखाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे। इस वक्त भी जो सूरत हाल है, 60, 62, 65 रुपये पर यूनिट आपको बिजली मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो है ना, इतने मुश्किलात हैं इस मुल्क में कि ये तो आगे चलने का तो मुझे नहीं ख्याल है कि चल जाए, या इस तरह जो ये चलाना चाहते हैं। अच्छा। और जो नए अभी जो एग्रीमेंट हो रहे हैं IMF के साथ, वो तो मजीद उसमें अब ये जो कह रहे हैं कि टैक्स बेस हम बढ़ाएंगे, बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ये टैक्स बेस नहीं बढ़ा सकते। ये जो बेचारे दे रहे हैं उन्हीं पे मुख्तलिफ किस्म के टैक्स डाल के अपना खाता पूरा करेंगे। बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं, SIFC भी बन गई है। शहबाज शरीफ साहब की भी कल का बयान आपने देखा होगा। फिर आपके जो वजीर खजाना हैं वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं निजकारी तो होके रहेगी जून तक। तो तमाम तर सख्त इकदाम तो लेने की पूरी कोशिश करेंगे ये सब? देखिए, टैक्स बेस बढ़ना और उसको पूरा एक उसमें करना बहुत लाजमी है, लेकिन क्योंकि जो लोग टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, बदकिस्मती से वो टैक्स नहीं दे रहे। अगर वो उनका टैक्स पूरा हो जाए, जैसे शरीफ फैमिली को देखें, ये कितना टैक्स दे रही है पाकिस्तान को, ये जरा देख लें आप, इसका पूरा वो निकाल के देख लें कि इनके पास है कितना, आमदन कितनी है और ये टैक्स कितना दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो बदकिस्मती है, मैं कह रहा हूँ, गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। और ये बदकिस्मती आपके दौरे हुकूमत में भी हुई थी, कोशिश आप लोगों ने भी की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हमाद अजहर साहब ने कहा था, लेकिन नहीं हो सका था। देखिए, हमारे दौर में हमारा तो टेन्योर पूरा नहीं हुआ ना। हमारे टेन्योर पूरा हो जाता फिर मैं बिल्कुल मान लेता कि जी बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी थी जो पाइपलाइन में थी। मुश्किलात हमें भी थी, मुश्किलात हमें भी थी, लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि हम इलेक्शन में जाने से पहले वो इकदाम उठाएंगे जिससे आम आदमी को फायदा हो। देखिए, इस वक्त आपने एक आप गैस का बिल उठा लें, उस पर कितने किस्म के टैक्स हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि पता नहीं क्या क्या टैक्स है इसके अंदर। सर, आप कह रहे हैं 5 साल की हुकूमत अगर कंप्लीट हो जाती, पाइपलाइन में थी चीजें, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त के FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब क्यों छोड़कर गए थे? क्योंकि वो जो काम करना चाहते थे, जहां टैक्स लगाना चाहते थे, और वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि इमरान खान साहब और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की कोई विल नहीं थी, लिहाजा उन्होंने सोचा कि ये काम तो इस तरह नहीं हो सकता। देखिए, हर पार्टी को मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हर पार्टी को अपना एक वजीर खजाना, एक वजीर इत्तलात, एक वजीर तालीम और वजीर सियाहत, ये 4-5 बंदे जो है ना, और वजीर खारजा, ये 5-6 बंदे जो है ना, ये मेरे ख्याल से इनको अपने जो है ना एक्सपर्ट रखना चाहिए अपने पार्टी के अंदर। अगर आप इसी तरह उधार पे और कर्ज पे बंदे लेकर चलाएंगे ना, तो ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो भी हमारा फेलियर था कि शब्बर जैदी को वो हम लेकर आए। हालांकि वो पहले भी रह चुके थे, उन्होंने पाकिस्तान को क्या फायदा दिया था। मसला ये है कि हम अपने पास लोगों को रखते नहीं है एक्सपर्ट को। यानी आपने भी उधार पर वजारत खजाना चलाई, ये आप कह रहे हैं? मैं इस चीज को मानता हूँ कि शब्बर जैदी या इस तरह के लोग जो है ना, ये तो नौकरी करते हैं ना, इनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान चले या ना चले। इनको अपनी नौकरी से उससे काम होता है, और वो अपना टेन्योर पूरा करके, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की हो, चाहे अभी आप देखें ना अभी क्या हाल है। मुस्लिम लीग 4 दफा इख्तिदार में आई है, उसके पास अपना वजीर खजाना नहीं है। पीपल्स पार्टी 3-4 दफा आई है। वही सारे लोग 2-3-4 लोग हैं जो कभी हम लेते हैं, कभी वो लेते हैं, कभी इन चीजों से निकलना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चूंकि 10 साल से वजीर रहा, हुकूमत में रहा, तो मुझे कम से कम ये तजुर्बा जरूर हुआ है कि ये 4-5 बंदे जो होने, ये आपके अपने होने चाहिए, वरना फिर ये इस वक्त जो चले, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अपने होने चाहिए। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब हैं, ये तो आपके अपने बंदे हैं ना? नहीं, जो अपने वो तो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो अपने बंदे पार्टी के वो ठीक है,
देखिए गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, ठीक है, बाहर से नहीं लेने चाहिए। अच्छा, वेरी क्विकली शौकत यूसुफजई साहब ये जरूर बताएगा, क्योंकि आजकल इस बयान की जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वापस बुलाने के हवाले से 450 के करीब जो वापस बुलाए गए पाकिस्तान में, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनका फैसला था, जनरल बाजवा का फैसला था, जनरल फैज़ इसमें थे रिटायर्ड। मुझे बताइए ये फैसला दुरुस्त था? क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बताया गया था कि उसके बाद मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो हम टेररिज्म की एक लहर देख रहे हैं खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, आप समझते हैं वो फैसला गलत था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वापस नहीं बुलाना चाहिए था? देखिए बात यह है ना कि उस वक्त जो फैसला हुआ था वो कि इमरान खान ने नहीं किया था, वो भी एक रियासत ने किया था। और रियासत के फैसले गलत होते हैं या सही होते हैं, लेकिन वो रियासत करती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये फैसला नहीं था टीटीपी को वापस बुलाने का, ये फैसला भी उन पर मुसल्लत किया गया? देखिए वो रियासत का फैसला है ना, मैं अकेला कोई बंदा ऐसे फैसले नहीं कर सकता है, ये भी याद रखें। पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो अपने तौर पे इतना बड़ा फैसला कर ले, उसमें रियासत को शामिल किया जाता है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि अभी भी रियासत को फैसला कर लेना चाहिए कि हमने करना क्या है, क्योंकि ये जो इशू है ये इंटरनेशनल इशू है, ये कोई सूबे का नहीं है कि हम कहें कि जी खैबर पख्तूनख्वा जाने और इनका काम जाने। खैबर पख्तूनख्वा ने इस पे बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी आवाम ने भी दी और हमारी फौज ने भी दिए और हमारी पुलिस ने भी दिए। पहले हमारी पुलिस इतनी ट्रेन नहीं थी इसके लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पुलिस भी ट्रेन है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका फैसला रियासत को ठंडे दिमाग से और बड़े हिकमत अमली के साथ करना चाहिए कि हमने आगे करना क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान को हम कितनी देर तक नाराज रखें और अफगानिस्तान को क्या वाकई हम नाराज कर दें, अपना रास्ते खत्म कर दें या नहीं, उसके लिए कोई रास्ता खोलें। ये फैसला हमें मिल बैठ के करना चाहिए पूरे उसके साथ। ठीक है, मिल बैठ के करना चाहिए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो रास्ता निकलना है इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत के जरिए ही निकलेगा? नहीं देखिए, ये तो हमारे रियासत फैसला कर सकती है ना, ज्यादा मालूमात तो उनको है ना। मैं तो अब ठीक है, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी रिजर्व करता हूँ ये स्टेटमेंट रिजर्व रखना चाहता हूँ। लेकिन ये चूंकि मुश्किल हालात है, इस मुश्किल हालात में स्टेट जो समझती है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। देखिए अफगानिस्तान से हमला हुआ, वहां से अटैक हुआ और पाकिस्तान में यहाँ हमारे जवानों को शहीद किया गया, तो ये कोई अच्छा अमल तो नहीं था ना। ये इसकी तो हमने मजम्मत भी की है। सही। लेकिन अगर ये अफगानिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, उनको जरूर ये सोचना चाहिए कि उनकी सरजमीन क्यों इस्तेमाल हो रही है, ये उन पे भी वो होना चाहिए और पाकिस्तान को भी दो टोक बात करना चाहिए, क्योंकि नाराजगी है और इससे बेहतर ये है कि आप बात करें और एक फैसला लें कि क्या करना है हमने। सही। वरना ये जो है ना, ये तो हम कई अरसों से हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, आज हम उनको कह रहे हैं वापस चले जाएं, वापस जाने में भी वो रिलेक्टेंट है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अमेरिका को खुश करने और किसी और मुल्क को खुश करने की बजाय हमें अपने मफादात को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या सूट करता है। बदकिस्मती ये है कि हम ईरान गैस पाइपलाइन हमें सूट करती है, हम कहते हैं अमेरिका नाराज हो रहा है। रशिया से तेल हमें अरजान मिल सकता है आसानी से, जिससे हमारी इंडस्ट्रियां उठ सकती हैं, जिससे हमारा कारोबार उठ सकता है, हम कहते हैं अमेरिका नाराज हो रहा है। इंडिया को देखें, इंडिया अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बराबर रखे हुए, रशिया के साथ भी बराबर रखे हुए, उसको इस चीज का कोई परवाह नहीं है। तो हम क्यों इस तरह के उसमें आ रहे हैं, कंप्रोमाइजेस में आ रहे हैं। और अमेरिका कौन सा हमें डॉलरों की बारिश कर रहा है पाकिस्तान में, कौन से हमें उसने हमारे कर्जे माफ कराए कि हम इतने उसके नीचे झुके कि अब हर बात उनकी माने और हम अपना नुकसान करते जा रहे हैं। बहुत आज अगर हमें गैस मिल जाए ईरान से तो हमारी इंडस्ट्रियां चलेगी ना। शौकत यूसुफजई साहब, एक तरफ आप अमेरिका के हवाले से बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप ही की जमात जो है वो लॉबियस्ट फर्म्स भी हायर करती है वहाँ पर और उनसे मदद भी मांगती है। इस पूरे सियासी बखेड़े में जो मैं कहूँगी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। बहरहाल आपका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, कितना बोझ उठाने को वो तैयार है मौजूदा हुकूमत में रहते हुए। लेट्स स्पीक टू कमर जमान कायरा राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कायरा साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी जैसे कहते हैं
गुफ्तशनीद भी की जा रही है। खुसूसन तहरीक इंसाफ भी बार बार ये कहती है कि जो आप इत्तेहाद का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन अब जो मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, जैसे कल SIFC के अंदर इजलास में भी और IMF के साथ जो डील्स हो रही हैं उसमें भी लिए गए, उसमें शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हद तक साथ न दे पाए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर इशू पे हुकूमत का साथ देने की कोशिश करेगी। अपना नुक्ता नज़र जो हमारा है हम उनको समझाएंगे या उनको कन्विंस करेंगे या उनसे कन्विंस होंगे। ये जो पहले अजम्पटिव गुफ्तगू है कि ये करेंगे, क्या इस वक्त किसी के पास कोई गुंजाइश है कि IMF की शराइत माने बगैर चीज़ें ठीक हो सकती है? अगर हो सकती हो तो हुकूमत को मानने में क्या अमर माने है, हमें मनवाने में क्या अमर माने है, और किसी और को क्या एतराज हो सकता है, IMF को क्या एतराज हो सकता है, अगर ये मुमकिन है। और अगर ये मुमकिन नहीं है और फिर आपने अपना इनकम बढ़ानी है तो फिर टैक्सेशन तो आपका इंटरनल इशू है। आप क्या फैसले लेना चाहते हैं, वो A फैसले हैं या B फैसले हैं, ये हम आपस में मुशावरत से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अजम्पटिव गुफ्तगू है। वो एक समझ रहे हैं कि इससे कोई एक भाम का माहौल बने, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। क्लैरिटी के साथ बातें। कायरा साहब, अजम्पशन शायद उस बेसिस पे की जा रही है जो अब तक के बयानात सामने आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, खुसूसन PIA की निजकारी के हवाले से, और PIA की निजकारी के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं, मुसद्दिक मलिक साहब जो दूसरे वफाकी वज़ीर हैं वो भी कह चुके हैं कि जून में PIA की निजकारी मुकम्मल हो जाएगी और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने मना लिया है पीपल्स पार्टी को इस निजकारी पर? यकीनन इसके ऊपर जब इस पे प्रोसेस शुरू होगा तो हमारी क़यादत के साथ वो गुफ्तगू करेंगे। ये पार्लियामान का या हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका इशू होगा ना। अब ये पार्टी के साथ बैठ के तो इस पे मुशावरतें नहीं होंगी, वो यकीनन अपनी क़यादत के साथ बातें करेंगे हमारी पार्टी वाले। और ये बात कि जी हम PIA की निजकारी नहीं चाहते, हम उसके मुखालिफ हैं, इसका भी एक गलत इंटरप्रिटेशन है। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ये है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इस मामले को चलाने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक बड़ा अच्छा मॉडल है और वो मॉडल पाकिस्तान के अंदर PTCL का है, जो गवर्नमेंट का एक इदारा था। आपने उसके 26% शेयर सेल किए, साथ ट्रांसफर कर दी उसकी मैनेजमेंट। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाए कि इस कौमी विरसे के मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के पास रहे और आप मैनेजमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी बाहर के मुल्क की कंपनी को दे दें और वो इसको रिवाइव करे और इसके शेयर की कीमत बढ़े, तो क्या ये कोई नुकसान का फार्मूला है जो पीपल्स पार्टी कर रही है या मुतालबा कर रही है, या ये मुतालबा दुरुस्त है और पाकिस्तान के मफाद में है? अगर ये वायबल है तो फिर मुस्लिम लीग को मानने में क्या माने है, और अगर वायबल नहीं है तो हमें मानने में क्या अमर माने हैं। तो अभी इसके ऊपर यानी बातचीत होगी, क्योंकि 99% और में से 100% जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से वो यही है कि तमाम मामलात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जून तक ये निजकारी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई बयानात की वजह ये है, आप मुझसे पूछें और आप कहें कि जी इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो मैं कहूँगा जी पीपल्स पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। अब मेरे इस बयान को आप अगर किसी वजीर के सामने रखें कि जी वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका कह रहा है बंदा कि जी हम तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मानेंगे, हम तो आउटराइट सेल नहीं मानते, तो इसके माने क्या, वो क्या जवाब देंगे आप? आपसे बात ना मैं मुखालफत कर रहा हूँ जी, तो ये सवाल पुट करने का तरीका है, उसके जवाब में उन्होंने कुछ बातें की हैं। हमें ब्लीडिंग जो जहाँ पे बहुत बड़ा कौमी असासा नुकसान हो रहा है, हर साल ये पैसा ब्लीड हो रहा है, उनको बंद करना है, बिल्कुल उस पैसे के ज़िया को रोकना है। लेकिन उसके रोकने के तरीकों पे इख्तलाफ हो सकता है। आउटराइट सेल कर दी जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी तो प्राइवेटाइजेशन है, और क्या है? अब मैंने कहा ना, आपसे तो लफ्ज़ों में नहीं जीत सकते कायरा साहब। आपने अपना मौक़िफ़ भी दिया जो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपकी मानते हैं या आप लोग शहबाज शरीफ साहब
जो समझाएंगे उसको उस पर अमल पैरा होंगे। अब आते हैं ये साइफर के बयानिए के हवाले से जो टेस्टिमनी हुई है, इसमें कुछ दीगर बातें भी हुई, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी जो बयान दिया गया, जो इंतखाबात के हवाले से भी दिया गया, उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो साइफर का बयानिया है, मेरे लिए तो उसकी कोई बड़ी अहमियत है नहीं, क्योंकि मैं या मेरी जमात तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये झूठ पे मबनी है। फिर बिलावल साहब उस वक्त वजीर खारजा थे, उन्होंने भी पूरी तहकीकात करके बता दिया। जिन साहब जो वजीर हमारी तरफ से जो एम्बेसडर थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बात कर दी। हमारी फौज के सिपह सलार ने भी इस पे बात कर दी। हमें तो इस पे कोई शक नहीं था। और अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से डोनाल्ड लू ने इससे पहले भी यही बातें कही थी, आज कोई नई बात नहीं कही। लिहाजा मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इसको जिस तरह इमरान खान साहब ने इस्तेमाल करना चाहा या किया, उसका पाकिस्तान को नुकसान जरूर हुआ कि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात वो भी एक बड़ी ताकत के साथ खराब हुए, या ज्यादा खराब होने के अमकानात पैदा हुए। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल थी। उसके बारे में हम उस वक्त भी आज भी है। और उससे आगे बढ़ के उन्होंने IMF के साथ या दीगर फोरम्स के साथ, या इवन जो अमेरिकी कांग्रेस में इसकी हियरिंग हुई, इसके लिए तहर्रक जो PTI ने किया, वो तकलीफ दे जरूर है कि आप अपने मामलात के अंदर दीगर ममालिक को मदाखलत की दावतें दें, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। सही। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इतनी अहमियत क्यों दी? वो सवाल आज यही तहरीक इंसाफ उठा रही है कि फिर वो डिमार्च क्यों किया गया था अगर मदाखलत नहीं थी तो? सवाल ये है कि डिमार्च क्या किया गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के मामलात के अंदर कि पाकिस्तान उस वक्त जो भी उसका वतन था, उसके ऊपर हमने कहा कि उनको हमारे मामलात के अंदर मदाखलत नहीं करनी चाहिए। एक है मदाखलत का बयान, एक है साजिश करके हुकूमत गिराने का बयान। ये तो कह रहे थे ना कि हमें वो डिमार्च ने, अब जो साइफर था वो ये था कि पाकिस्तान के ताकतवरों को ये पैगाम दे दें कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा रहे हैं। और वो साजिश यकीनन उसमें वो फौज को भी मुलव्वस करते थे, वो सियासतदानों को भी मुलव्वस करते थे इमरान खान साहब। वो एक और सूरत के बयान थे। ऐसी सूरत को तो उस वक्त भी हमने रद्द किया था, आज भी रद्द हो गई। लेकिन खान साहब के साथियों को अब सोचना चाहिए कि वो जो इस हद तक अपने इक़्तिदार के लिए चले जाते हैं, क्या ये एक दुरुस्त नुक्ता नजर है या नहीं। अच्छा, आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से सदर जरदारी साहब भी इस हवाले से बहुत ही मुतहर्रिक रहे हमेशा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बतौर वजीर खारजा ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया। लेकिन अब डोनाल्ड लू साहब ने भी इस टेस्टिमनी में भी इसका जिक्र किया, और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो अचीव कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह से देखती है कि आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी आपने मेंटेन करने हैं और ये पाकिस्तान की नीड भी है? देखिए, पहली बात, अमेरिका कोई पहली दफा नहीं कह रहा। अमेरिका बड़ी वाज़ेह तौर पे पहले ही न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बाकी दुनिया के ममालिक को भी ईरान के साथ ताल्लुकात से मना कर रहा है, तिजारत से मना कर रहा है। लेकिन अमेरिका के मना करने के बावजूद कई ममालिक ऐसे हैं जो उनके साथ अपनी जरूरी तिजारत कर रहे हैं। मसलन उनको फूड आइटम्स दे रहे हैं, उनसे तेल ले रहे, गैस ले रहे। ईरान से इंडिया गैस ले रहा है, तेल ले रहा है। इसी तरह जापान या और ममालिक भी हैं। पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी सूरत हाल, अपनी जरूरत इस वक्त जो हमारी कौमी जरूरत है कि हमें महंगा तेल और गैस, तवानाई की शॉर्टेज है, और महंगी तवानाई हमारे लिए बहुत सारे मसाइल का बायस है। उसके लिए हमें अगर ईरान से या किसी मुल्क से सस्ता तवानाई का इंतजाम हो सकता है तो हमें अमेरिका को इस पे कन्विंस करना चाहिए। करेंगे, कोशिश करेंगे। यही हमारी सफारतकारी है। बहुत सारे ममालिक ये करने में कामयाब रहे हैं, और पाकिस्तान भी अपना मुकदमा अमेरिका के साथ उठाए हुए है कि भाई हम कोई शौक से तो नहीं कर रहे, हमारी भी मजबूरी है। खैरा साहब, आई हैव टू क्लोज द शो। क्या पंजाब के गवर्नर का फैसला हो गया? क्योंकि नाम अब ज़का अशरफ साहब का भी अमंग्स टॉप कंटेंडर्स आ रहा है। जी, किसी नाम के बारे में मुझे तो कोई शक, कोई पता नहीं है जी। बिल्कुल
अभी तक मेरी जमात के अंदर कोई सीरियस डिस्कशन अगर हुई है तो क़यादत की आपस में हुई होगी, हमारे साथ या नीचे किसी के साथ तो डिस्कशन है नहीं। और ये उनका फैसला है, वो जिस भी साथी को ये जिम्मेदारी देंगे उसके लिए जमात का वो इज्जत होगी। मुझे मौका मिला या किसी और को मिला, हम सब के लिए ये इज्जत का बायस है। मेरी जमात हमेशा मेरी इज्जत बढ़ाती रही है। मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मेरे लिए इज्जत का बायस किसी और को मिली तो उसके लिए बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब फॉर बीइंग विद अस। फोकस इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।